हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिक्योर फ्यूचर। यूपीएससी प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग। ये पार्ट 1 है, टॉपिक वाइज करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री करने वाले हैं पहले हम लोग। स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम द एग्जामिनर्स परस्पेक्टिव, यू विल बिगिन अंडरस्टैंडिंग द रेंज ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम द टॉपिक्स यू रीड। आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उसके तुरंत बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करो, उस टॉपिक का देखो कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हुए होते हैं, तो आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे। तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का सोचा है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। आपको बताना है किन्होंने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरबों ने। ठीक है, हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने ही किया था। अरबी लोग स को ह बोलते थे, तो सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा। अलबरूनी ने अपनी किताब भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो इनका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती और डी है सावित्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोपामुद्रा। ऐसी दो चार और स्त्रियां थी, जिन लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, विश्ववारा, अपाला और निवावरी, ये विदुषी स्त्रियां थी कुछ जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको तो इसका विक्रम संवत्सर है, इसका आपको इसमें से देखकर विलान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ए का 4, बी का 3 और सी का 2 और डी का 1, ए का 4। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। संस्कृत, प्राकृत, पाली या शौरसेनी, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृत। गुप्तकालीन नाटकों में निम्न सामाजिक स्तर के लोग शूद्र तथा स्त्रियां प्राकृतिक तथा उच्च सामाजिक स्तर के लोग संस्कृत बोला करते थे। अगला क्वेश्चन है, अशोक अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ था वह है। अशोक किस नाम से अपने शिलालेखों में सामान्यतः उल्लेख था, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रियदर्शी। अशोक के अधिकांश जो शिलालेख अभिलेख थे उसमें उन्हें प्रियदर्शी ही कहा गया है। कुछ शिलालेख ऐसे भी थे जिसमें देवा नाम, प्रिय तथा अशोक नाम का भी उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द घोतक था। इसको आपको बताना, एक प्रकार की उत्कृष्ट भारतीय मलमल का नृत्य के लिए यवन राज्यसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का या काले मिर्च का। तो इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। जब आप एंशिएंट का स्टार्ट में पढ़ेंगे तभी आपको ये पढ़ना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काले मिर्च का। यवनों को काली मिर्च बहुत ही ज़्यादा पसंद था, इसलिए उन्होंने काली मिर्च का नाम ही यवन प्रिय रख दिया। तभी से इसे यवन प्रिय नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। आपको बताना है। ऑप्शन है महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने या लोकायत शाखा ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जैन धर्म ने। जैन धर्म में 5 महाव्रतों जैसे अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य, इन सब का पालन का विधान था। जैन भिक्षु इसे कठोरता से पालन करते थे। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जो जैनियों के लिए भी ये 5 नियम अनिवार्य थे, किंतु उनकी कठोरता में कमी कर दी गई थी, इसलिए इसे अनुव्रत कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति शिलालेख में से किन साधनों से संभव है।
पहला है ज्ञान, दूसरा भक्ति, तीसरा योग और चौथा है कर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कर्म। मीमांसा का अर्थ होता है खोज या छानबीन होना। तो इसके दो भाग होते हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा धर्म की व्याख्या सद्गुणों और नैतिकता और कर्तव्य के रूप में करती है, और मीमांसा दर्शन शास्त्र कर्म के सिद्धांत पर जोर देता है, जिसके अनुसार कर्म मुक्ति का माध्यम बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्म। आगे चलते हैं। चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य प्रतिमा देवता को निरपवाद रूप से निम्नलिखित के साथ दिखाती है, 8 हाथ, 6 हाथ, 4 हाथ या 2 हाथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, 4 हाथ। नटराज की 4 हाथों की वाली कांस्य प्रतिमा वो चोल काल की मूर्ति कला की सर्वोत्त उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का सी। आगे बढ़ते हैं। 10, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम किस प्रकार है? आप बताइए। इसका ए है द्वापर, कृत, त्रेता, कली, बी कृत, द्वापर, त्रेता और कली, सी है कृत, त्रेता, द्वापर और कली, डी है त्रेता, द्वापर, कली और कृत। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। सृष्टि के संपूर्ण काल को 4 युगों में बांटा गया है, जिसका क्रम इस प्रकार है, कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ए, जगन्नाथ मंदिर, पुरी। पुरी का जगन्नाथ मंदिर देवदासी संस्था के प्रसंग में चर्चित रहा है। ठीक है। चलते हैं आगे। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, ए सिंधु, बी सुतुस्री और सी सरस्वती और डी है गंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है ना वो सिंधु है। तो दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण और पवित्र नदी है सरस्वती, और गंगा का सिर्फ एक बार एवं यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है आरंभिक वैदिक साहित्य में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग या व्रीह क्या है वृहत कल्प सूत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, थेरी गाथा। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य का भाग है, जैन साहित्य का नहीं है। जबकि आचारांग सूत्र जो है वो सूत्र कृतांग एवं बृहत कल्प सूत्र जैन साहित्य के भाग हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है। तो इसका ऑप्शन है तप और भोग की अति का परिहार, दूसरा वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, तीसरा कर्म कांड की फलता का निषेध, चौथा प्राणियों की हिंसा का निषेध। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका सही आंसर है बी, 2, 3 और 4। मतलब इनमें आते थे वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलता का निषेध और चौथा प्राणियों की हिंसा का निषेध। ठीक है। बौद्ध धर्म प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ण का नहीं है? ऑप्शन है कुल, वंश, कोश या गोत्र। इसका आंसर क्या होगा? सी, कोश। ठीक है। कोश शब्द खजाने के लिए प्रयुक्त किया जाता था और बाकी 3 शब्दों का संबंध परिवार से है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? शौमिल, शूद्रक, शौनक या सुश्रुत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सुश्रुत। सुश्रुत गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना सुश्रुत संहिता, इसका नाम है, के लिए जाने जाते थे। इनका आविर्भाव चरक के कुछ समय बाद हुआ था। इन्होंने शल्य चिकित्सा के 121 उपकरणों का उल्लेख किया था। इन्हें शल्य चिकित्सक एवं प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान जो होते हैं उनका प्रयोग माध्यम के लिए होता है? मौर्य मूर्तिकला, मथुरा मूर्तिकला, भरहुत मूर्तिकला या गांधार मूर्तिकला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्या? भरहुत मूर्तिकला। भरहुत स्तूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने स्थापित करवाए थे, परंतु 2री शताब्दी ईसा पूर्व में भी शुंग काल के दौरान इन स्तूपों पर कलात्मक कार्य प्रारंभ हुए थे। भरहुत से प्राप्त अवशेषों में बुद्ध की पूर्व जन्म की जातक कथाएं के दृश्य तथा वृक्ष वेदिकाएं, पुष्प, जानवरों आदि की आकृतियां रेखांकित कर बनाई गई थी। भरहुत मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का ही प्रयोग करते थे। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको दोनों को मिलान करना है, तो इसका सही आंसर होगा सी, ठीक है, सी ये वाला। ए का 2, बी का 3 और सी का 1 और डी का 4। ए का 2 विशाख दत्त नाटक, वराहमिहिर होगा खगोल विज्ञान, चरक होगा चिकित्सा और ब्रह्मगुप्त होगा गणित, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी है? कामसूत्र, मानव धर्मशास्त्र, शुक्र नीतिसार या अर्थशास्त्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, अर्थात अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य द्वारा की गई थी। यह राजनीति शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है। विवाह विच्छेद के लिए अर्थशास्त्र में मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। गुप्त, चंदेल, चालुक्य या पल्लव, बादामी, पनमैले, खजुराहो या देवगढ़? तो इसका सही मिलान आपको करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 4 गुप्त का देवगढ़, बी का 3 चंदेल का खजुराहो, चालुक्य का बादामी और पल्लव का पनमलै। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस, अक्सर हम गलत और सही में ही गलत कर देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। अशोक के पाषाण स्तंभ धर्म के प्रचार के लिए निर्मित किए गए थे, ये स्थापत्य का भाग नहीं है, ठीक है। 22 देखते हैं, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? ब्राह्मी, देवनागरी, सारदा या खरोष्ठी? तो आपको बताना है कौन सा। 22 का हो जाएगा खरोष्ठी, डी, ठीक है। खरोष्ठी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने इंडो ग्रीक द्विभाषी सिक्कों की सहायता से पढ़ा। इससे अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की दिशा में एक कदम बढ़ाए गए, जो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए एशिया उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। शेष लिपियां बाईं ओर से दाईं ओर लिखते हैं, लेकिन खरोष्ठी लिपि उल्टा लिखते थे। शारदा का विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित हो जाएगा। 23 का सी, ठीक है, कठोपनिषद में नचिकेता तथा यमराज मृत्यु के देवता के बीच संवाद था। इसमें नचिकेता शिष्य तथा यमराज गुरु थे। आगे चलते हैं, मिलिंद पुनः राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप थे? तो इस नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट या कुमारिल भट्ट? तो इसका सही आंसर होगा 24 का ए, नागसेन। मिलिंद पन्हू में इंडो ग्रीक राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेना के संवाद हैं।
यह पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। निम्नलिखित में से किस राजादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी, रुमिनदेई, विशिष्ट कालिंग राजादेई देश या मास्की? इसका सही आंसर है मास्की। अशोक के शिलाभिलेख जो थे उसके व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उडेगोलम जैसे मिलता है। रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक के नाम का उल्लेख है। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।